focusing on how do we use technical indicators. Many of you must have read about it, must have seen it, must have even tried plotting it on various softwares that are available at your end. But today I'll be focusing on how you can use it, how you can apply it, what it infers. In simple sense, अगर हमने कोई किसी चार्ट पे अपना एक टेक्निकल इंडिकेटर प्लॉट कर लिया है, तो करने के बाद उसको उसका मतलब क्या समझना है, उसमें ट्रेड्स कैसे पिक करने हैं. आई थिंक दीज आर द important things that need to be answered when any trader is going about with technical indicators. हमेशा की तरह I'm just repeating, I'll be keeping a mix of both languages, Indian and English, for better understanding of our viewers, as people must be joining from across India. Let's begin, guys. पहली चीज हम समझ लें what exactly are technical indicators. So guys, technical indicators are pattern-based signals produced by the price and the volume of a security, which means price of volume, ये दो मेन इंपॉर्टेंट बेस होते हैं. अभी तक आप सबको इस चीज का एक क्लियर आइडिया जरूर लग गया होगा टेक्निकल एनालिसिस के. उसी के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे टेक्निकल वेरियस टेक्निकल इंडिकेटर्स वर्क करते हैं. They may be there can be on the backdrop of any indicator, there is certainly a mathematical calculation behind it. When we are using any kind of a software, that calculation does not comes to our notice, but actually it is always a mathematical formula, and generally they are very lengthy mathematical formulas. But again, they move around 2 to 3 main factors. First being price, second is volume, and if it is a derivatives चार्ट या फ्यूचर्स के चार्ट पे हमने अगर अपना इंडिकेटर प्लॉट किया, तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट भी यूज हो सकता है. सर्टेनली यूज होगा, ऐसा फिक्स नहीं है. कुछ इंडिकेटर्स में यूज होता है, कुछ में नहीं होता है. अब आते हैं व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस, क्या है इसका. बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा, टेक्निकल एनालिस्ट एक्चुअली ट्राई टू असेस व्हाट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स कुड बी. उसका पर्पस है टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स, to know whether the prices are likely to go up or down in the near future, so that one can take a trade accordingly. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमने एक बार ट्रेड ले लिया है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या रहेंगे. अगर हमने बाय कर लिया है, तो अब एग्जिट किस पॉइंट पे करना है, उस चीज का भी हमें असेसमेंट होना जरूरी होता है. अगर शॉर्ट सेल पोजीशन ली है, तो अपनी पोजीशन को कब और वापस बाय कब करना है, उसका एक हमें जवाब चाहिए. तो इस सब चीजों में टेक्निकल इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं. मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हेन यू हैव अ पोजीशन इन दैट, आपने एक पोजीशन को एंटर कब लिया है, तो आप टेक्निकल इंडिकेटर की मदद से आप उसमें एग्जिट पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू इन कमिंग अप विद एन एग्जिट पॉइंट कि अब ये टाइम आ गया है कि हमें अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए. इस सवाल का जवाब आपको मिल सकता है. टू सम अप, तो मेन क्वेश्चंस को आंसर करता है आपका इंडिकेटर जब आप यूज करते हैं. एंड एक्चुअली में यही दो मेजर सवाल होते हैं जब हम किसी भी टाइप की पोजीशन बाजार में ले रहे हैं या लेना चाहते हैं. पहला सवाल, करंट लेवल पे वेदर द प्राइस इज गुड इनफ टू बाय अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी. व्हेन वी आर बाइंग, वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू मूव अप, और it will be more beneficial in short selling a particular script at the current levels, as it is likely to fall in time to come. Buy or sell, ये हमें पता चल गया. अब उसके बाद जब हमने पोजीशन में एंट्री ले ली, तो इंपॉर्टेंट ये होता है एग्जिट पॉइंट. सबसे ज्यादा सवाल, परेशानियां ट्रेडर्स के सामने यही आती हैं, जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, दैट हमने एंटर तो कर लिया, वी हैव एंटर्ड इनटू अ पोजीशन, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, we are not able to find any trigger point when to exit a position. कई लोग लॉन्ग टर्म पोजीशंस में भी इसी तरीके से परेशान होते हैं, दैट एंटर कर लिया है, 2 साल हो गए हैं, रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, बट डर इस चीज का है कि कहीं यहाँ से प्राइसेस नीचे ना गिरने लगे और जो मेरा जो एक हैंडसम गेन दिख रहा है, वो एक एवरेज गेन में ना कन्वर्ट हो जाए. तो इसलिए हम इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं, जिससे हमें एक वाजिब एग्जिट पॉइंट मिल सके.
और कई तरीके के अलग अलग तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर्स चार्टिस्ट यूज करते हैं अपने पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को एनालाइज करने के लिए, विद डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ट्रेडर्स, और जिस तरीके से उन्हें उसमें कंफर्ट जोन होता है। वन कैन ऑल्सो कंबाइन टू और मोर देन टू इंडिकेटर्स, यानी कि दो इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन एक ही चार्ट पे सब चार्ट बना के उसके अंदर प्लॉट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स गिव दिस ऑप्शन कि आप एक के साथ दो या तीन इंडिकेटर्स प्लॉट कर सके, और उसका कॉम्बिनेशन लेके जब सारी चीजें सेटिस्फाई हो तो आपको ट्रेड इनिशिएट हो। इस तरीके की चीज का मेन यूज होता है फर्दर रिफाइनमेंट के लिए। जितना ज्यादा आप चेक्स लगा देते हैं उतने ज्यादा आपके पास रिफाइंड ट्रेड्स आते चले जाएंगे। बट दैट डजंट मीन कि मैं इस चीज को एडवोकेट करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगा के अपना चीज को एनालाइज करना चाहिए, बिकॉज many times what will happen if you have more indicators, आपने बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगा दिए तो वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि काफी ज्यादा एक मूव निकल जाए और आपके पास ट्रेड ही ना आए, बिकॉज हर एक इंडिकेटर का फॉर्मूला डिफरेंट है। तो कोई आपको अर्ली एग्जिट दे देगा, अर्ली एंट्री का सिग्नल देगा, कोई इतना जल्दी नहीं देगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल्स, विद टाइम आपको एक कंफर्ट लेवल आएगा, समझ में आएगा दैट दिस इज टेक्निकल इंडिकेटर विच आई प्रेफर एंड विच इज वर्किंग वेल फॉर मी। तो आप उस टेक्निकल इंडिकेटर ऑसिलेटर्स के साथ आप अपनी जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे कॉमनली यूज होने वाले जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ये मैंने आपके लिए सामने लेकर आए हैं, एंड आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी ऑफ दीज इंडिकेटर्स इन डिटेल इन दिस particular session. First being simple moving averages, जिसे हम SMA कहते हैं, relative strength index, popularly known as RSI, moving averages, convergence and divergence, that is MACD, stochastic oscillator, Bollinger Band, and the last being average directional index, that is ADX. ये अपने abbreviation से ज्यादा पॉपुलर हैं, ज्यादा चर्चित हैं, लाइक SMAs, RSI, MACDs अपने शॉर्ट फॉर्म से ज्यादा पॉपुलर है। Now I'll be discussing each and every of them in a detail for better understanding. यहाँ मैं आपको charts भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप देख सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज एक तरीके की बेसिक एवरेज, जैसे मैथमेटिक्स में जिसे एवरेज कहा जाता है उसी तरीके से उसका बैकड्रॉप में उसकी कैलकुलेशन होती है, और किसी भी टाइप के फाइनेंशियल डेटा पे उसे प्लॉट किया जा सकता है। चार्ट पे ही नहीं, आप किसी कंपनी के सेल्स फिगर्स पे भी प्लॉट कर सकते हैं टू एक्चुअली असेस कि वो अपने प्रीवियस ईयर्स के डेटा से कैसा चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं, तो आपके पास अपनी सेल्स फिगर्स है, मंथ ऑन मंथ सेल्स फिगर्स हैं। आपने पिछले 30 मंथ्स का सेल्स फिगर्स उठाया कि हर महीने की मेरी क्या सेल्स है, और उसे 30 पीरियड का आपने मूविंग एवरेज उस पर लगा दिया, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप एवरेज अपनी सेल से ऊपर चल रहे हैं एक्सक्यूज मी, या आपके एवरेज सेल्स से आप नीचे परफॉर्म करें। दिस विल गिव यू एन आइडिया कि अभी आपकी परफॉर्मेंस इज इट इंचिंग अपवर्ड्स और इज इट ऑन अ डिक्लाइनिंग फेज। मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड मूविंग एवरेजेस आर 50, 100 एंड 200 पीरियड। सिंपल तरीका होता है इसका, अगर हम डेली चार्ट पे प्लॉट कर रहे हैं तो अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज है तो आज से नहीं, पिछले 50 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है उसका एवरेज जो है उसको, यानी कि 50 दिन के क्लोजिंग प्राइसेस डिवाइडेड बाय 50, उन सबको सम कर लीजिए, उसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव यू एन एवरेज फिगर, दैट बिकम्स अ सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज के साथ ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और SMA सिंपल मूविंग एवरेज में द बेसिक डिफरेंस इज, SMA एक प्रॉपर एवरेज होता है, while EMA, that is exponential moving average, concentrates more on the recent data, उसमें recent data की वेटेज ज्यादा होती है, इसलिए आपको सिग्नल्स उसमें अर्ली मिलते हैं। इसी तरीके से वो एग्जिट भी अर्ली करा देता है, कभी कभार वो थोड़ा फॉल्स भी हो सकता है कि आपको एग्जिट करा दिया। while EMAs आपको, SMAs में आपको सिग्नल देर में मिलेगा बट एक बड़ा मूव आप उसके अंदर कैप्चर कर सकते हैं। So that's what's the basic difference between SMA and EMA is. Now guys, ये आपके सामने
निफ्टी का एक चार्ट है जिसके अंदर मैंने एक 200 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट किया है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने 2 पॉइंट्स पे उसे एक स्क्वायर बोर्ड से हाईलाइट किया हुआ है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके अंदर उसकी वैल्यूज भी मेंशन्ड है कि किस तरीके से जब कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ था, 200 पीरियड का जो सिंपल मूविंग एवरेज था उसके प्राइसेस उसके नीचे चले गए, विच एक्चुअली इंडिकेट्स डाउनवर्ड ट्रेंड। यहाँ पे एक शॉर्ट सेल सिग्नल मिलता है जहां से मैंने फर्स्ट उसे हाईलाइट किया है ऑन योर लेफ्ट। फिर प्राइसेस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट आया और आके उन्होंने ऊपर के डायरेक्शन में क्रॉस किया। तो यू कैन वेरी वेल सी कि किस तरीके से और कितने अर्ली फेज में ही मूविंग एवरेज ने क्लियरली एक सिग्नल दे दिया कि दैट द प्राइसेस आर लाइकली टू मूव डाउन। और उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए तो एक लेवल के बाद उसके अंदर एक अपवर्ड मूव आया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। इस पॉइंट पे दोबारा प्राइसेस ने आके टेस्ट किया एंड अ स्टीप रिकवरी वाज विटनेस्ड देयर आफ्टर। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मूविंग एवरेजेस जब प्राइसेस में प्रॉफिट टेकिंग आती है तो एक सपोर्ट का काम करती है, प्राइसेस को फर्दर गिरने से भी रोकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट मूविंग एवरेजेस प्ले। और अगर आप अपने चार्ट पे उन्हें प्लॉट करके रखते हैं तो आपको उससे एक बेनिफिट मिल सकता है। यस, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। यहाँ मैंने आपको एक क्रॉसओवर दिखाया है, कैसे दो पीरियड का मूविंग एवरेज है, दैट इज 50 पीरियड एसएमए एंड 100 पीरियड एसएमए यहाँ पे प्लॉट किया गया है। जो ग्रीन है दैट इज 50 पीरियड एंड द रेड line denotes the 100 period SMA। तो इसके हम क्रॉस डाउन जब भी प्राइसेस उसको क्रॉस करेंगे ऊपर से आके, सो दैट विल इंडिकेट अ नेगेटिव साइन और वहां पे आपको एक शॉर्ट सेल सिग्नल मिलेगा। while when a 50 period moving average will cut a 100 period moving average from below, it will be considered as a ब्रेकआउट पॉइंट और एक क्रॉसओवर, जिसे हम पॉजिटिव क्रॉसओवर कहते हैं, जो हमें एक बाय सिग्नल इंडिकेट करता है। यहाँ मैंने दोनों पॉइंट्स पे दिखाए हुए हैं। इसका सिंपल लॉजिक और मीनिंग आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रीवियस 50 दिनों के एवरेज ने प्रीवियस 100 डेज प्राइस के क्लोजिंग एवरेज को सरपास कर दिया है। तो इसका मतलब प्राइसेस के अंदर तेजी से एक बढ़ाव और एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है और वो लाइकली है कि वो कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे अगर साथ में वॉल्यूम सपोर्ट भी मिल रहा है तो इट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक और फर्दर सपोर्टिंग फैक्टर की तरह काम करेगा एंड इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। ये देखिए किस तरीके से मूविंग एवरेज ने सेंटर पॉइंट पे हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे आके एक बाय इंडिकेट किया। द पॉइंट वाज समवेयर क्लोज टू 1320 लेवल्स और उसके बाद प्राइसेस के अंदर एक एक क्लियर अप मूव आया और इस पॉइंट पे आके देखिए ये हमें एक क्रॉस डाउन मिल रहा है। तो 1320 से हमें अगर हमने लॉन्ग किया है सिंपली इसे देखकर, तो हमें लगभग लगभग 2040 से 2100 के बीच का लेवल मिला है। ये देखिए यहाँ पे 2100 के करीब के लेवल पे हमें एग्जिट मिल रहा है। दैट इज क्वाइट अ हैंडसम रिटर्न इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर आप देखें जून के महीने में, जून जुलाई में ये सिग्नल जनरेट हुआ था बाय का एंड बाय से अर्ली दिसंबर और मे बी लेट नवंबर उसने हमें एग्जिट सिग्नल दे दिया इन जस्ट अबाउट कपल ऑफ मंथ्स और 1300 से 2700 रुपए क्लोज टू 50% का एक सीधा सीधा मूव हमें दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज शेयर में। तो इस तरीके से ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है और इस तरीके से आप प्लॉट करके उन्हें बेनिफिट ले सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज का। ये आपके सामने RSI नीचे प्लॉट हुआ है, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। RSI की प्लॉटिंग है, सेम रिलायंस का चार्ट है, मैंने मूविंग एवरेजेस हटा दी है और उसकी जगह उस चार्ट पे RSI इंडिकेटर प्लॉट किया है। अब RSI की वर्किंग इस तरीके से होती है
30 टू 70 की रेंज में मेजरली ये होवर करता है। वो दो मेन पॉइंट्स बनते हैं। नीचे का सब ग्राफ देखेंगे जहाँ पे प्लॉटिंग की हुई है। I'll just highlight that. This is where you have to focus it on, यहाँ इस एरिया में। और इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये 70 की लाइन है ऊपर वाली, और नीचे वाली जो डॉटेड लाइन है ये 30 की रेंज में आती है। तो इस ब्रॉड रेंज के बीच के अंदर आरएसआई इंडिकेटर रहता है। और इसकी हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, जब भी आरएसआई इंडिकेटर अगर 30 की रेंज से नीचे ट्रेड कर रहा है, सो वी विल हैव टू वेट फॉर अ बाय सिग्नल। और वो बाय सिग्नल कब जनरेट होगा, जब आरएसआई का वैल्यू 30 के अराउंड या उसके ऊपर जाना शुरू होगा। उस पॉइंट पे हम एक एंट्री सिग्नल मिलेगा। वो ये बताता है कि प्राइसेस यहाँ से ओवरसोल्ड रेंज में थे, बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी थी, और अब यहाँ से बाइंग सजेस्टेड है, और उस पॉइंट के अंदर हम बाय पोजीशन ले सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पॉइंट देखिए, खासकर इस पॉइंट पे प्राइसेस नीचे काफी समय तक सस्टेन करते रहे डॉटेड लाइन के, जैसे 30 वैल्यू के, और जैसे ही ग्रीन लाइन ने पियर्स करना स्टार्ट किया, ये देखिए ऊपर लगभग वो बॉटम के आसपास ही उसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि प्राइसेस यहाँ से अपवर्ड बढ़ रहे हैं। और जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, जब प्राइसेस ऊपर जाके देन दे स्टार्ट फॉलिंग, यहाँ मैं आरएसआई की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, स्टॉक के प्राइसेस की नहीं, तो हमारा एक डाउन साइड का सिग्नल मिलता है। ये देखिए ऑलमोस्ट इसका पीक उसने पकड़ा और आपको एक अच्छा खासा एक स्विफ्ट अप मूव उसने दे दिया। अब यहाँ से आपको एक एग्जिट पॉइंट मिला था, इस कुछ रेंज में आपने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया होगा। दैट्स इट हाउ you can actually trade RSI or even see that prices are in the overbought or in the oversold territory. Major उसका reason, major उसका supporting factor overbought and oversold prices को बताना है। MACD stands for Moving Average Convergence and Divergence। ये भी काफी प्रचलित, काफी important और एक इंडिकेटर होता है जिसका यूज काफी चार्टर्स करते हैं। पहले इसकी थ्योरी पे ध्यान देते हैं, फिर मैं आपको इसके चार्ट्स दिखाऊंगा और उसकी प्लॉटिंग कैसे होती है और यूज कैसे किया जाता है। इसमें 4 अक्षर से बन रहा है और हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। मूविंग, एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, 4 अक्षर हैं इसके अंदर। पहला तो हो गया हमारा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से हमें ये अंदाजा लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम है या नहीं है, किस तरीके का मोमेंटम है। पॉसिबली यहाँ से हमें बाय अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सेल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अगर प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, प्राइसेस नीचे हैं तो डेफिनेटली इट इज अ शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस लिटरल इंग्लिश मीनिंग पे अगर जाएं तो दो लाइंस जब एक दूसरे को कन्वर्ज करती हैं, व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, दैट्स व्हाट कन्वर्जेंस मींस। जब कोई चीज किसी से कन्वर्ज कर रही है, नैरो हो रही है एक पॉइंट पे आके, वो कन्वर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस मींस नैरो पॉइंट से वो they are expanding each other, 2 points are going in opposite direction, उसे हम divergence कहते हैं, they are moving away from each other। तो इस तरीके से ही आप MACD को स्टडी करते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। I'll just read it out for you. Convergence means that two moving averages are coming together, while divergence means that they are moving away from each other. If the moving averages are converging, it means that the momentum is decreasing. Momentum वहाँ कम हो रहा है और price movement भी वहाँ narrow होगा। While if the moving averages are diverging from each other, एक दूसरे से opposite direction में जा रहे हैं, it means the momentum, the price movement, the volatility is likely to be more likely to expand from a particular time. That is the explanation and theory of this particular indicator। ये आपके सामने एक चार्ट है, ऊपर वाला एक आपको प्राइस चार्ट है और नीचे क्लियरली MACD का प्राइस दिखाया जा रहा है। इसे आप ट्रेडिंग में अपने कैसे यूज कर सकते हैं, सीधे सीधे जब आप इसमें भी देखेंगे जीरो लाइन की इंपॉर्टेंस होती है। जीरो लाइन आप देखेंगे जो सेंटर की लाइन है जहां पे I'll just line it out for you। ठीक है, जहां से हिस्टोग्राम्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बन नहीं पाई है, तो इस तरीके की ये जो पूरी लाइन है ये जीरो लाइन हो गई। जीरो के ऊपर प्राइसेस हैं तो वो पॉजिटिव टेरिटरी में है, और जीरो के नीचे है तो वैल्यू नेगेटिव है।
तो जब भी वैल्यू नेगेटिव टेरिटरी से नीचे से होती हुई ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ बढ़ती है एंड इट सरपासेस द 0 पॉइंट, और वहां पे आपको अगर डाइवर्जेंस होते हुए क्लियरली दिखाई दे रहा है तो वो एक एंट्री पॉइंट है। ये देखिए प्राइस यहाँ पे इस पॉइंट से ये जो आ रहे हैं नीचे की तरफ, देखिए दे आर एक्चुअली कन्वर्जिंग, वो मिलते हुए जा रहे हैं। और यहाँ से दे ये जो था, दिस वाज एक्चुअली द सेंटर कन्वर्जेंस पॉइंट। और उसके बाद प्राइसेस के अंदर आप देखिए दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे ही आपके प्राइसेस जीरो के ऊपर आते हैं और यू सी ए डाइवर्जेंस इन मूविंग एवरेजेस, तो आप इस पॉइंट के अराउंड पे ये आपको बाय सिग्नल्स मिलते हैं कुछ अराउंड इस जोन में। तो ये आपको बताता है प्राइसेस आर लाइकली टू मूव अपवर्ड है, क्योंकि MACD का वैल्यू नीचे से ऊपर आ रहा है, मींस नेगेटिव टेरिटरी से इट हैज एंटर्ड इनटू द पॉजिटिव जोन नाउ। और जब ऊपर चलते चलते पहला सिग्नल आपको मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए ऐसे प्राइसेस दोबारा कन्वर्ज हुए एंड ग्रीन लाइन हैज क्रॉस्ड डाउन द रेड लाइन, तो वो एक फर्स्ट सिग्नल होता है। यहाँ से या तो आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा लंबा समय रखते हैं तो आप पार्शियल बुकिंग करेंगे, और अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे अपनी कंप्लीट पोजीशन को बुक करके यू माइट इवन कंसिडर शॉर्ट सेलिंग अ पोजीशन कीपिंग ए स्टॉप अराउंड दीज जोन्स, और उसके बाद आप वो कर सकते हैं। एंड फाइनली दोबारा जब प्राइसेस यहाँ से इसके आगे बढ़ के नीचे से ऊपर बढ़ना शुरू होंगे तो आपके पास बाय सिग्नल्स बनेंगे। तो वो डिपेंड करता है ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, वेदर यू आर अ वेरी एक्टिव ट्रेडर यू कैन यूटिलाइज दीज सिग्नल्स इन दैट मैनर, और अगर आप थोड़ा लंबे समय तक की पोजीशन रखते हैं तो बेटर है आप एक प्रॉपर फॉर्मेशन बनने का इंतजार करें टू एंटर इनटू अ ट्रेड। ये देख लीजिए, ये मैंने MACD का बेसिक चार्ट पे प्लॉटिंग करके दिखाया है किस तरीके से MACD के चार्ट में एक आपको ये लाइन मैंने बनाई हुई है। आपको एक सिग्नल जनरेट हुआ, नीचे देखिए दोनों मैंने अलग अलग लाइन पे प्लॉट कर दिए हैं इनको। जैसे ही प्राइसेस नीचे वाले MACD की फिगर पे ध्यान दीजिएगा, दिस पॉइंट पे प्राइसेस जीरो लाइन से यहाँ देखिए ऊपर आने शुरू हुए ग्रीन पॉइंट पे, और एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक हमें बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ। तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी बनती है ये बाय सिग्नल जनरेट होने की, लेकिन प्राइसेस ने उस तरीके से मूव नहीं किया। प्राइसेस केप्ट ऑन फॉलिंग और गिरावट आती ही चली गई, और वो किस तरीके से आप देखिए नीचे तक आती चली गई एंड देयर वाज अ पॉइंट व्हेन साइडवेज हो गए। यहाँ देखिए प्राइसेस के अंदर कोई खासी मूव नहीं आई इस पर्टिकुलर रेंज में, they were actually sideways, and what was the MACD doing? MACD was also very much sideways। जैसे मैंने आपको बताया था, जब प्राइसेस जब लाइंस दोनों एक दूसरे से डेविएट होंगी, डाइवर्ज करेंगी, तब एक बड़ा मूव की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर वो आसपास ही ट्रेड कर रही हैं, उसका क्लियर इंडिकेशन यही है कि प्राइसेस के अंदर वोलेटिलिटी और एक नैरो रेंज ही बनी रहेगी। वही यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। किस तरीके से देखिए एक फ्लैट लाइन के अराउंड ट्रेडिंग चलती रही साइडवेज, लगभग 3000 से 3400 की रेंज में एक लंबा समय इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बिता दिया, कोई डायरेक्शनल मूव नहीं आया। और प्राइसेस देखिए यहाँ से एक्सपैंड होना स्टार्ट हुए थोड़ा 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 थोड़ा, और उसके बाद देखिए एक मूव दिखाई दे गया, जीरो लाइन के ऊपर ही टिका रहा। ये देख लीजिए इंडिकेटर आपका जीरो लाइन के ऊपर ही था, कॉन्टिन्यूसली उसने सेल सिग्नल नहीं दिया था, बट पॉजिटिव रेंज में ही लाइंस वर वेरी क्लोज, तो साइडवेज रहा। जैसे ही उनमें डाइवर्जेंस स्टार्ट हुई देन देयर वाज अ पॉइंट, और उसी पॉइंट पे आप देखिए हिस्टोग्राम में भी कैसे आपको स्पाइक्स दिखाई देने लग गए, व्हिच इंडिकेट्स सम मूवमेंट इज देयर, सम मूवमेंट इज अबाउट टू कम। इस तरीके से आप इन इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। ये कोई सर्टेनिटी नहीं होती दैट कि अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं यू विल एंड अप इन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये भी फॉल्स सिग्नल्स देते हैं। तो विद ड्यू एक्सपीरियंस आप अपना पोजीशन लीजिएगा, और जब आपको इशारा मिले कि इन पे एग्जिट होना है तो प्लीज डू एग्जिट। आगे बढ़ते हुए स्टोकास्टिक ऑसिलेटर है ये। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर एक इस तरीके का इंडिकेटर होता है स्पेसिफिक क्लोजिंग प्राइस ऑफ एन एसेट की रेंज के ऊपर बनता है, शोइंग द मोमेंटम एंड द ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है। जो एग्जिस्टिंग मोमेंटम
चल रहा है एग्जिस्टिंग मूवमेंट जो है पर्टिकुलर प्राइस की, हमेशा एक सवाल आता है कि क्या ये लास्ट करेगा, क्या ये पर्टिकुलर अप मूव लास्ट करेगा। मेरे पास अगर लॉन्ग पोजीशन है और ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है तो हमेशा मेरे सामने सवाल होगा वेदर दिस मूव विल लास्ट और नॉट, या ये फिजल आउट हो जाएगा और यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ गिरने लगेंगे। तो स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर इन सूरतों में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर यानी कि ऑनगोइंग ट्रेंड है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव हो, उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, जिससे मुझे आइडिया लगता है कि वेदर टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड और वेदर आई शुड एग्जिट माई पोजिशन। The sensitivity of the oscillator to the market movement is reducible by adjusting the time period or by taking the moving average of the result. It it uses a scale of 0 to 100. 0 to 100 एक स्केल उसके पैमाना रहता है जिसके अंदर रीडिंग बिलो 20 रिप्रेजेंट दैट द प्राइसेस आर ओवरसोल्ड। 20 के नीचे की अगर पॉइंट पे हमें अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक मिल रहा है तो वो ओवरसोल्ड इंडिकेट करता है। ओवरसोल्ड से मतलब हमारा ये होता है कि बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है, अब यहाँ से फर्दर गिरावट के चांसेस नहीं है, यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस ली जा सकती हैं, बनाना लॉन्ग लेना एडवाइजेबल है। वाइल अगर वो 80 के ऊपर की रीडिंग पे चल रहा है तो इट स्टार्ट्स टू इंडिकेट कि अभी ओवरबॉट सिचुएशन में जा रहा है, यहाँ से फर्दर लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए बिकॉज प्राइसेस के अंदर एक करेक्शन आ सकता है, करेक्टिव वेव स्टार्ट हो सकती है वहां से। तो दैट इज हाउ वी रीड दिस पर्टिकुलर। ये देखिए ये प्राइसेस, ये इंडिकेटर इस तरीके से मूव करेगा जब ये 80 के ऊपर की रेंज पे जा रहा है। जैसे कि ये देखिए ये जो लाइन है अपर वाली, ये 80 को डिनोट कर रही है और दिस पर्टिकुलर लाइन ये 20 को डिनोट कर रही है। तो जब ये 80 के पास जा रहा है तो वहां पे मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन को बुकिंग कंसिडर करूंगा, एग्जिट करना शुरू करूंगा। वाइल जब ये 20 के भाव के नीचे से 20 की वैल्यू के नीचे से अपवर्ड आना शुरू होगा तब मैं एक लॉन्ग पोजीशन लूंगा। ये देखिए किस तरीके से आपको बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे इसने इंडिकेट किया कि प्राइसेस अपवर्ड मूव करेंगे और यहाँ देखिए क्रॉस डाउन आना शुरू हुआ और प्राइसेस इस लेवल के अराउंड आ गए। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो लगभग इतना होगा। तो एंट्री पॉइंट था इस पर्टिकुलर स्टेज का कुछ 6100 का और 6400 तक का आपको एक मूव मिल गया है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इन पर्टिकुलर स्टोचैस्टिक इंडिकेटर को प्लॉट करके देख सकते हैं। यहाँ मूवमेंट देखिए कितना ज्यादा जिगजैग था। अगर एक लॉन्गर ट्रेंड चलेगा तो इतना ज्यादा जिगजैग आपको स्टोचैस्टिक इंडिकेटर नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर बड़े बड़े मूव्स आएंगे। बट सिंस प्राइस के अंदर ही एक जिगजैग मूव चल रहा था तो उसने क्लियरली उसी तरीके का मूव बनाया। ये देखिए कंप्लीट जिगजैग मूवमेंट है, यहाँ पे कोई भी एक ट्रेंड नहीं पकड़ा और उसी को एग्जैक्ट रेप्लिकेट किया आपके स्टोचैस्टिक ने। तो अगर एक्टिव ट्रेडिंग करनी है तो आप यस इसका यूज कर सकते हैं उसके अंदर, बट आई टेंड टू यूज इट एज merely a supportive indicator. अब आते हैं बोलिंजर बैंड्स पे। सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली है कि इसके नाम में बैंड लिखा हुआ है। बैंड मतलब खुद ही एक दायरा हो जाता है और इसी तरीके से बोलिंजर बैंड ट्रेड करते हैं, उसका इंडिकेटर हमेशा उस दायरे में रहता है। एंड अनलाइक अदर इंडिकेटर्स जिनके अंदर हमने सब ग्राफ में प्लॉट किया था, बोलिंजर बैंड्स आर प्लॉटेड जस्ट ऑन द प्राइस चार्ट। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी इसकी थ्योरी पे ध्यान देते हैं। It is an indicator that provides a range within which the price of a particular asset typically trades. किस रेंज के अंदर वो ट्रेड कर रहा है उसका आइडिया लगता है हमें बोलिंजर बैंड्स की स्टडी से। The width of the band increases and decreases to reflect the recent volatility. Volatility प्राइस के अंदर volatility मतलब कि एक प्राइस की क्या रेंज रह सकती है, उस volatility को रिफ्लेक्ट करता है। क्या वो बढ़ रही है या घट रही है, बोलिंजर बैंड से उसका आइडिया लिया जा सकता है। When the band's width is much, it means prices के अंदर fluctuation ज्यादा आ सकती है और जब वो narrow squeeze up हो जाते हैं तब उसके अंदर इशारा ये होता है कि अब कम volatility रहेगी, prices के अंदर कम movement आएगा। Bollinger Bands are useful for recognizing when an asset is trading outside of its usual levels and are used mostly as method to predict the long-term price movements. When the price continuously moves outside the upper parameters of the band, it could be overbought. जब उस बैंड के ऊपर ट्रेड करता है एक लंबे समय तक तो वो ओवरबॉट जोन दिखलाता है।
अगर वो कॉन्टिन्यूसली अपने बोलिंजर बैंड जो प्लॉटेड है प्राइस के ऊपर, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन कि प्राइस ओवरबॉट है। यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करनी चाहिए अपनी पोजीशन में। वाइल अगर वो उसके कॉन्टिन्यूसली नीचे ट्रेड कर रहा है तो एक ओवरसोल्ड का इंडिकेशन होता है कि विच इंडिकेट्स अ बाइंग सिग्नल अराउंड दी दोज लेवल्स। देख लीजिए ये जो लाइंस हैं, द रेड लाइन एंड द अपरमोस्ट ग्रीन लाइन, ये बोलिंजर बैंड की एक्सक्यूज मी, बोलिंजर बैंड के बैंड्स होते हैं। प्राइसेस इन्हीं के अंदर मोस्टली ट्रेड करते हैं और ट्रिगर पॉइंट्स भी हमें मिलते हैं यहाँ से। सबसे अच्छा इशारा यहाँ पे ये देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, ये देखिए प्राइस लोअर बैंड के नीचे गया रेड लाइन पे और वहां से एक बाइंग यानी ओवरसोल्ड का इशारा मिलता है। देखिए कितना अच्छा एक सीधे सीधे स्ट्रीट मूव मिल गया फ्रॉम 2100 टू अराउंड 25-2600 ऑड लेवल्स, पूरा एक स्ट्रेट अप मूव आपको यहाँ से मिल गया। वाइल अगर प्राइसेस इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, जैसे ये देख लीजिए प्राइस इस रेंज में ऊपर निकल गए बोलिंजर बैंड के, तो उसने एक ओवरसोल्ड का इशारा दिया एंड व्हाट वी सॉ इज डिक्लाइन इन द प्राइसेस। सिमिलरली ये देखिए जैसे ही नीचे निकले, सस्टेन नहीं किया और एक स्टीप अप मूव देखने को मिल गया जो कि काफी लंबे ड्यूरेशन तक लास्ट किया उसके अंदर। और जैसे जैसे आप देखेंगे, ये देखिए कितना ज्यादा नैरो रहा इस पर्टिकुलर रेंज में, और प्राइसेस के अंदर हमने क्या देखा, प्राइसेस एक रेंज में ट्रेड करते रहे टिल द पॉइंट बोलिंजर बैंड वाज इन अ नैरो फेज। प्राइसेस भी एक नैरो रेंज में ट्रेड करते रहे, उनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं आई। और जैसे ही बोलिंजर बैंड की विड्थ बढ़ी, ये देखिए ये विड्थ बढ़ गई बोलिंजर बैंड की, अभी इतनी विड्थ पे चल रहा था और यहाँ पे विड्थ आप देखेंगे बढ़ गई। उसने एक इशारा दिया दैट द प्राइस यहाँ वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। तो वोलेटिलिटी बढ़ने का इंडिकेशन ये होता है कि किसी भी तरफ का मूव आ सकता है, ऊपर भी गिर सकता है, नीचे भी। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि एक ट्रिगर हमें मिलने वाला है, क्योंकि प्राइसेस यहाँ नीचे की तरफ ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे, तो इसके बाइंग यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। तो इस तरीके से गाइस हम बोलिंजर बैंड्स को प्लेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। अच्छा इंडिकेटर है एक्टिव ट्रेडिंग के लिए, इसके साथ हम रह के रीजनेबल गेन्स बना सकते हैं। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स एडीएक्स के नाम से पॉपुलर है ये एक पर्टिकुलर जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। 0 to 100 के स्केल पे करता है, और अगर एक 25 से ऊपर का अगर इसकी वैल्यू चल रही है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन है, एंड द नंबर below 25 is considered a drift. Traders can use this information to gather whether an upward or a downward trend is likely to continue. ADX is normally based on a moving average. एक सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन होती है जो जिससे ADX होता है, और उसका पीरियड होता है 14 डेज का। डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडर आप इस हिसाब से अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं इस लाइन को। प्राइस ट्रेंड के अंदर जो चेंजेस होंगे उसके अंदर एडीएक्स काफी हेल्पफुल रहता है, और अगर आप इसके अंदर एक थोड़ा मीडियम टर्म एटलीस्ट आप ट्रेड कर रहे हैं तो काफी एक ट्रेंड अच्छा सिंबल करता है। 2-3 महीने के हिसाब की अगर आप ट्रेडिंग भी लेना चाहें तो आप एडीएक्स को एक सपोर्टिव इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। और आपको बस मेजर चीज ये ध्यान रखनी है, तो इसकी वैल्यू 25 के ऊपर 25-30 के रेंज में रहे तो वो एक अच्छा सिग्नल रहेगा, और उसके नीचे अगर आ रही है तो देयर माइट बी सम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम प्रॉफिट टेकिंग। यही इसकी थियरी है। एक बार जस्ट मैं रीड आउट कर देता हूँ। प्लीज नोट दैट ADX never shows how the price trend might develop. It simply indicates the strength. Existing trend की स्ट्रेंथ कितनी है, चाहे वो बाय है चाहे वो सेल है, वो इंडिकेट करता है। वो इशारा ये नहीं दे रहा है कि या बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, ये इशारा नहीं है। आपको दूसरे फैक्टर्स से आपको असेस करना होगा। ADX विल गिव यू एन आइडिया कि अगर यहाँ से शॉर्ट सेल पोजीशंस हैं, सेल का इशारा मिल रहा है, तो उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो ट्रेड शॉर्ट सेल ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसमें मदद करता है। ये देखिए इस तरीके से नीचे के सब ग्राफ में ADX प्लॉटेड है, और क्लियरली बस ये इतना इशारा दे रहा है कि किस तरीके से आपको अपनी
ट्रेड्स को मेंटेन करना है, क्या एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है या नहीं है, उस चीज का आपको एक मेजर आइडिया लग जाता है यहाँ पे प्लॉट करके। इसको जब आप अपने सॉफ्टवेयर में प्लॉट करेंगे तो बेटर तरीके से होगा, जैसे इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी जब आप अपने इसे सॉफ्टवेयर में प्लॉट करके इस चीज को देखेंगे। सो this is how we trade ADX. We use it as a supporting factor हमारे existing trade में strength के लिए।